Hello friends, welcome back all of you. So as I promised in the last video that we'll be starting with the geography lecture. So today we'll be starting with the 6th class NCERT and before doing that I want to introduce you the new discipline that is the geography. So geography है क्या उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे. Then we'll be starting with the NCERT portion. तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी जो वर्ड है वो आया कहाँ से, किसने उसको किसने इसको एक क्वाइन किया इस वर्ड को, वो जानते हैं. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो इराटोस्थनीज ने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया ज्योग्राफी एज ए वर्ड. तो बेसिकली ये एक ग्रीक स्कॉलर थे जिन्होंने ये वर्ड यूज किया है. एंड देन इन्होंने जो जब ज्योग्राफी को क्वाइन किया तो दो रूट वर्ड से क्वाइन किया. वन इज जियो एंड अनदर इज ग्राफोस. So, what do you mean by geo? Geo means earth and graphos mean description. मतलब ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा सब्जेक्ट जो अर्थ को डिस्क्राइब करे, जो अर्थ की डिस्क्रिप्शन करे, दैट इज द ज्योग्राफी. सो नॉट ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ बट आल्सो द लैंड फॉर्म्स ऑन दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज के व्हाट आर द लैंड फॉर्म्स. तो लैंड फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो फॉर्म का मतलब होता है आकृति, ठीक है, कि किस तरीके का किसी का स्ट्रक्चर है. जैसे हम बोलते हैं कि कोई सर्कुलर है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, ठीक है. तो अलग अलग तरीके की शेप्स होती हैं. वैसे ही जो हमारा अर्थ है इसके ऊपर अलग अलग तरीके की शेप्स के लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है. जैसे कि वोल्केनो, हिल्स, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, रिवर्स. तो ये अब ज्योग्राफी क्या करते हैं, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इसको इनको डिस्क्राइब करते हैं. अब लेटर ऑन हम देखेंगे केवल और केवल ये डिस्क्राइब ही नहीं करता ये सब्जेक्ट, बल्कि एक्सप्लेन भी करता है कि ये सारे के सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं ऐसे बने तो बने क्यों, ठीक है जी. सो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ज्योग्राफी. सो सेकंड थिंग वी टॉक अबाउट इज के वेरिएशंस क्यों होते हैं. मतलब कि द थिंग इज के मेन थिंग तो यही है ना कि लैंड फॉर्म्स बने. मैंने बोला कि कोई ना कोई कारण होते हैं लैंड फॉर्म बनने. वो सरफेस के ऊपर वेरिएशंस आए तो आए क्यों. तो मतलब कि किस और किन तरीके के वेरिएशंस होते हैं. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो तरीके के वेरिएशंस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेरिएशंस ड्यू टू द इन द फिजिकल फीचर्स, ठीक है. जो फिजिकल फीचर्स में वेरिएशंस होते हैं. अब व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मतलब कि जो हम विजिबल है, जो वेरिएशंस विजिबल हैं, जैसे कि जो मान लो कि पहले अर्थ जो हमारा हिमालयस है वो नहीं थे. अब हिमालयस कैसे बने, दो बड़े लैंडमार्क्स टकराए आपस में तो हिमालयस का राइज हुआ, ठीक है. तो अलग अलग तरीके के, जैसे अब थार डेजर्ट है, वो डेजर्ट बना कैसे. पहले तो वहां पे नदियां बहती थी, अब वो धीरे धीरे डेजर्ट बना तो बना कैसे. तो दैट इज ड्यू टू दी नेचर्स कोर्स, ठीक है, कि नेचर का पार्ट रहा उसको बनाने में. तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द फिजिकल. नाउ ह्यूमन फिनोमिना कौन सा है, ये तो हमने फिजिकल फिनोमिना की एक एग्जांपल देख ली कि हिमालयस बने, डेजर्ट्स बने. तो ह्यूमन फिनोमिना कौन सी बात करेंगे. अब जैसे देखो हम आए दिन बात करते हैं कि डिफोरेस्टेशन होती रहती है. तो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है बेसिकली, तो अलग अलग हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं, कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे अलग अलग प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं. आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं अर्बन हीट वेव्स एंड ऑल. तो वो सारे ह्यूमन फिनोमिना जहाँ पे ह्यूमन भी पार्ट प्ले करते हैं. बेसिकली चेंज तो वो फिजिकल फीचर्स को कर रहे हैं ना एट द फर्स्ट इंस्टांस. तो ये सब वेरिएशंस हो रही हैं इन करके. सो दूसरे तरीके की जब वेरिएशंस की बात करते हैं तो वेरिएशंस इन इट्स सोशल एंड द कल्चरल फीचर्स. अब सोशल एंड कल्चरल फीचर्स में वेरिएशन का क्या मतलब है, मतलब कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं इस सोशल एंड कल्चरल फीचर्स की वेरिएशन में. जैसे मैंने बताया था आपको कि ज्योग्राफी इज वेरी मच कनेक्टेड विद द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है. अब जब भी कोई भी चेंजेस आएंगे ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे तो कल्चर भी तुरंत और चेंज हो जाएगा उसी तरीके से, ठीक है. अब जैसे मान लो पहले जो था क्रॉपिंग पैटर्न, सारे के सारे जो नॉर्थ साइड में क्रॉपिंग पैटर्न कुछ है, ठीक है. अब वो धीरे धीरे मान लो कि अभी बोल रहे हैं कि पानी की कमी होने के कारण पैडी को ग्रो करना बंद करना है, ठीक है. तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया. वैसे ही सोसाइटी की जो डिमांड्स है वो भी चेंज होंगी टाइम के साथ साथ. जैसे जैसे चेंजेस आते हैं दैट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सोशल एंड द कल्चरल फीचर्स. फिर खाने पीने का तरीका भी वैसे चेंज हो जाएगा अगर क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है. तो these are the interconnected things, the geography as well as the culture, as I already told you. So let's move to the advanced definition of this geography. As I already told you
कि ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं है कि सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया अर्थ की सरफेस को, लैंड फॉर्म्स को, बट द थिंग इज नॉट ओनली डिस्क्रिप्शन बट आल्सो द एक्सप्लेनेशन कि वो ऐसे वो उस तरीके से लैंड फॉर्म्स बने तो बने कैसे. सो एज यू कैन रीड द डेफिनेशन, ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन of the areal differentiation of the earth's surface. Now next question arises is what is the areal differentiation. मतलब ये क्यों कह रहा है कि explanation of the areal differentiation and what is the areal differentiation. तो सबसे पहले वो जानते हैं हम. So basically when there is similarity and dissimilarity among the physical and the cultural features on the earth's surface, it is called the areal differentiation. Now what do we mean by this? What do we mean by this areal differentiation? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अब हमारा इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ साइड पे मान लो पैडी ग्रो हो रही है, ठीक है, व्हीट ग्रो हो रही है, ठीक है. अब जब डेक्कन में जाते हैं तो कॉटन ग्रो हो रही है, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं. तो ऐसा क्यों हुआ? सो बेसिकली द फीचर्स, वहां पे जो सॉइल है उसने रोल प्ले किया, यहाँ की सॉइल डिफरेंट है इसने रोल प्ले किया, यहाँ पे क्लाइमेट डिफरेंट है उसने रोल प्ले किया, यहाँ पे भी क्लाइमेट डिफरेंट है, ठीक है, दोनों जगह पे डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, इस करके वहां पे क्रॉप्स भी अलग अलग है. सो दिस ऑल एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन. व्हेन देयर इज सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, अब यहाँ पे हमने बात किया करी इस एग्जांपल में डिसिमिलैरिटी की बात करी, अमंग द फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस, इट्स कॉल्ड द एरियल डिफरेंशिएशन. मतलब ज्योग्राफी इस चीज की भी बात करेगी कि चाहे फिजिकल चेंजेस क्यों है, मतलब सॉइल ऊपर वाली जगह पे नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट क्यों है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया, और वो ये भी बात करेंगे कि ऊपर नॉर्थ इंडिया में खाना पीना अलग क्यों है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के लोग सांबर क्यों बनाते हैं, साउथ इंडिया के लोगों को क्यों, क्योंकि वहां पे क्रॉप्स क्या है, वहां पे स्पाइसेस ग्रो की जाती हैं, और सांबर में दुनिया भर के स्पाइसेस पड़ते हैं. और नॉर्थ इंडिया में क्या है, नॉर्थ इंडिया में मक्की को ग्रो करते हैं हम, ठीक है, सरसों के साग खाते हैं हम, तो वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया. क्यों? क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट है. सो दिस एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन. तो ये डेफिनेशन किसने दी? रिचर्ड हार्टशॉन ने दी डेफिनेशन. सो बेसिकली next question arises is the field of the geography not only investigate what is where on the earth but why it's there and not somewhere else. वही बात कि वो एक्सप्लेन भी करता है, ऐसा नहीं बता दिया कि ये लैंडफॉर्म यहाँ पे है, बट ये एक्सप्लेन भी करेगा. दैट एक्सप्लेन द डेफिनेशन गिवन बाय द रिचर्ड. तो इस सब्जेक्ट का मेन फोकस एरिया क्या रहेगा हमारा, मतलब हम किस चीज पे फोकस करेंगे. सो बेसिकली we have the different dimensions of the geography. So सबसे पहले अगर हम बात करें अप्लाइड ज्योग्राफी की, तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को नॉलेज होनी जरूरी है कि ज्योग्राफी को अप्लाई करना आना जरूरी है. मान लो कि आप किसी स्टेट के किसी पर्टिकुलर कैडर के डीएम बन गए, आप महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन गए हो, और वहां पे क्या है, वहां पे वाटर की स्कार्सिटी है. आपको पता होना चाहिए विदर्भ वाले एरिया में, सारे एरिया में वाटर की स्कार्सिटी आने वाली है और उसको कैसे आपने मैनेज करना है. अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में पता होगा तभी तो आप वहां के किसानों की हेल्प कर पाएंगे, ठीक है. तो दैट इज अप्लाइड ज्योग्राफी, जो आपने ज्योग्राफी को पढ़ा उसको अप्लाई करना. तो दैट टॉक अबाउट दी अप्लाइड ज्योग्राफी. तो डेली लाइफ में एप्लीकेशन जैसे कि changes in the social factor, cultural factors, economic factor, demographic factor lead to the change in the physical landscapes. As I told you कि social और cultural factors जो हैं that are closely linked with the geography. So अगर यहाँ पे social segment में change आएगा, cultural factors में change आएगा, तो physical landscape में भी चेंज आएगा. जैसे इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको ब्यूटीफुल एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे आजकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि मार्केटिंग कर रही हैं कि मिलेट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए हम जो मिलेट बहुत ही सस्ते बन रहे होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही सस्ते प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करो, जो मिलेट्स है उसकी ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करो. इसीलिए जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है वो क्या करती हैं, ओट्स के बिस्किट बना बना के बेच रही हैं, ठीक है, और वो भी महंगे दामों पे. तो कहना क्या चाहते हैं उससे क्या है, अगर हम सोशल और फैक्टर्स को, सोशल सोसाइटी के टेस्ट को चेंज कर देंगे तो फिजिकल फीचर लैंडस्केप भी तो चेंज हो जाएगा. अब जहां पे हम क्रॉप्स को व्हीट और राइस ग्रो कर रहे थे, वहां पे फार्मर्स मिलेट्स ग्रो करना शुरू कर देंगे. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल.
The physical environment has provided the stage on which the human societies enacted the drama of the creative skills with the tools and the techniques which they have invented and evolved its process of their cultural development. Up in this line, they have talked about the ह्यूमन फिनोमिना कि ह्यूमन कहाँ पे पार्ट प्ले करता है, ह्यूमन का क्या मेन हाथ है ज्योग्राफी का क्रिएट करने में. सो बेसिकली जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, एनहांस हुई है, वैसे वैसे हमने ज्योग्राफी के ऊपर जो फिजिकल फीचर्स हैं उसको चेंज करना भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया. जैसे मैंने पहले से एग्जांपल दी कि इंडस्ट्रियलाइज होने के बाद क्या हुआ, डिफोरेस्टेशन शुरू हो गया. तो उससे क्या होगा, एक ज्योग्राफी के फीचर्स तो चेंज हुए हैं ना. अब एक और एग्जांपल अगर हम फार्मर्स से साथ रिलेटेड हो जाए दे दें, फर्टिलाइजर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, हमारे नॉर्थ इंडिया में. उससे क्या हो रहा है, सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है. उससे क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है सॉइल का. तो दैट ऑल फॉर्म दिस पार्ट ऑफ द ह्यूमन फिनोमिना. ह्यूमन फिनोमिना की वजह से क्या हो रहा है, फिजिकल फीचर्स चेंज हो रहे हैं. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी स्टडी इन द अप्लाइड ज्योग्राफी. सेकेंड थिंग इज, जैसे मैंने बोला कि जो आईएएस एस्पिरेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम्स. अब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस लोकल एरिया की कौन सी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, इफेक्टिव एनर्जी यूज हो, इश्यूज फेस्ड वाइल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. अब जब आप एक मैजिस्ट्रेट बन जाओगे डिस्ट्रिक्ट के, तो आपको इन सारे के सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा. अगर मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में एमएमआर जो है इंक्रीज हो रहा है, तो आप तुरंत सीएमओ को समन करोगे कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जल्दी से जल्दी ये ठीक करो. मतलब कि यहाँ पे अगर कोई इलीगल काम हो रहे हैं उसको ठीक करना चाहिए. तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ प्रॉब्लम. सो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है इस चीज को देखने में. क्यों, ह्यूमन ज्योग्राफी में वी स्टडी जब वो पॉपुलेशन सेंसस होता है, दैट इज ऑन डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन ज्योग्राफी. तो वहां पे हम देखते हैं कि कौन सा पैरामीटर कहाँ पे कम ज्यादा है. देन फूड सिक्योरिटी, कहाँ पे हमने डीएम देखेंगे कि अगली बार कौन सी क्रॉप की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को करवानी है. कौन को ऊपर बैठ के जो सेंटर में जो दिल्ली जो हमारी है सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पॉलिसीज वैसी बनाएंगी, फार्मर्स को इंसेंटिव्स देंगे उनको, जैसे पैडी से किस पे हॉर्टिकल्चर की तरफ प्रमोट करेंगे या और अलग अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करेंगे. सो दैट इज अबाउट द फूड सिक्योरिटी. उसकी बात होगी इफेक्टिव एनर्जी यूज. अब जैसे व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्टिव एनर्जी यूज, कि अब हमारे देश में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. अब रिसोर्सेज आर आल्सो पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी ओनली. देश के अलग अलग कोने में अलग अलग कोल माइंस हैं, अलग अलग हमारे यूरेनियम माइंस हैं. तो वो सारे रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, दैट आल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स ओनली. वो ही तो पॉलिसीज बनाएंगे. इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करें, ठीक है, अब कोई केरला में फ्लड्स आ रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है. सो दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. कैसे हमने नेशनल पार्क को कंजर्व करना है, कैसे हमने टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, वो इस सारे का सारा ज्योग्राफी का पार्ट है. अगर आपको ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आप ये कर पाएंगे ना, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. नेक्स्ट इज अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे के सारे जितने भी गोल्स हैं उनके ऊपर फोकस देना. सो ज्योग्राफी की मदद लिए बिना वो फोकस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी से हमें पॉपुलेशन सेंसस मिलेगा, उनके रिलेटेड इश्यूज होंगे, माइग्रेशन के बारे में पता लगा. फिजिकल फीचर्स की मदद से हम और क्या कर पाएंगे, बेसिकली फाइंड आउट कर पाएंगे कहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, मिनरल्स कहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है. तो उसी से तो हम सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे ना, पॉवर्टी को डिक्रीज करना, हेल्थ को इंक्रीज करना. तो वो सारे फैक्टर्स वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स इन दिस पार्ट. ठीक है, सस्टेनेबल ज्योग्राफी की यहाँ पे भी मदद है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग दी मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप. अब मैन जहाँ पे भी ज्योग्राफिकल एरियाज में जहाँ पे कंफ्लिक्ट हो रहा है एनवायरमेंट के साथ, वो सारे प्रॉब्लम्स को डिटेल में स्टडी करना, दैट आल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी. सो नाउ विल टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी जल्दी से, कि बेसिकली है क्या, स्कोप क्या है ज्योग्राफी. तो सबसे पहला आर्म्ड सर्विसेज की अगर हम बात करें, इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल है आर्म्ड सर्विसेज की. अगर आपको 1971 की वार की मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ. तो बेसिकली इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई, उसमें सैम मानेक शो को भी समन किया, उनको भी बुलाया गया कि वो पार्टिसिपेट करें इस कैबिनेट मीटिंग में. उनको कहा गया है, इंदिरा गांधी जी ने बोला
हमारे जनरल को कि आपको पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, वॉर शुरू करनी है। तो सैम मानेकशॉ ने बोला कि मैं ये वॉर नहीं शुरू करूंगा। डेफिनेटली अगर हम वॉर शुरू कर देते हैं तो आप पक्का का पक्का हमारा भारत नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको समझ थी, उनको ज्योग्राफी की समझ थी, उनको और बहुत सारे फैक्टर्स की समझ थी, जैसे कि ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी का वार में क्या रोल आ गया? तो अब जैसे आपको पता है कि 1971 के वार के बाद क्या हुआ था? बांग्लादेश फॉर्मेशन हुआ था। तो इंदिरा गांधी ने जब बात करी, देन वो बात शुरू करी मार्च में। अब मार्च की अगर हम बात करें तो जो सुंदरबंस वाला एरिया है, जो ईस्ट बंगाल वाली साइड का एरिया है, तो बेसिकली वो सारे का सारा मार्च ही हो जाता है। तो सैम मानेकशॉ को पता था जो हमारी जो जितनी भी इन्फेंट्री है, जितनी भी कवेलरी है, मतलब कि टैंक सेक्शन है, वो मार्शी लैंड में फंस जाएगा। ठीक है। तो उस एरिया में अगर वो टैंक्स फंस गए, हमारे जो सोल्जर्स है वो पहुंच ही ना पाए, ठीक है, तो क्या वो जीत पाएंगे? वो नहीं जीत पाएंगे। तो मार्च वाज नॉट द गुड ऑप्शन। अनदर बैड थिंग अबाउट मार्च वाज के इस वक्त में जब मार्च होता है तो पासिस ओपन होने शुरू हो जाते हैं, चाइना के साथ इंडिया के पासिस ओपन होने शुरू हो जाते हैं। जब चाइना के साथ इंडिया के पासिस होने शुरू हो जाते हैं, तो अगर हम अटैक करते हैं ईस्ट पाकिस्तान को, जो कि बाद में बांग्लादेश बन गया था, तो क्या होगा? तो चाइना भी हमारे इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मानेक शाह ने सोचा कि इसको डिले करते हैं, अभी हम प्रिपेयर करते हैं। देन क्या हुआ? दिसंबर में हमने अटैक किया। ठीक है, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने शुरुआत करी, देन वी टालिएटेड अटैक्ड अगेन। तो उससे क्या हुआ? वी वॉन दैट वार और बांग्लादेश को लिबरेट करवाया। तो ज्योग्राफी आल्सो प्लेड पार्ट हियर आल्सो। ठीक है जी। अब कारगिल में भी बहुत बड़ा ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी लोकेशन की ज्योग्राफी को नहीं जानोगे, तब तक आप सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते, स्पेशली मिलिट्री ऑपरेशन में। अब कारगिल में क्या था? खड़ी चट्टाने थी। हम हम क्या थे? हम लूजिंग साइड पे इस करके थे। हमारे जो जवान थे वो माउंटेन के नीचे वाली साइड थे सारे के सारे। अब पाकिस्तान ने क्या था? पाकिस्तान के बंकर जो थे माउंटेन के ऊपर वाली साइड थे, इंडिया वाले नीचे वाली साइड पे थे। तो खुद सोचो, अगर वो कोई पत्थर भी नीचे फेंकते थे, गोली की तरह नीचे इतनी फास्ट आता था। तो कितना मुश्किल था ये वार जीतना कारगिल का। फिर भी हमारे ब्रेव इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया? प्लान बनाए, ठीक है, सिंपली बैक साइड से डिफिकल्ट टेरेन से होते हुए ऊपर जाके अटैक किया। सो दैट इज हाउ वी वॉन दी वॉर। और ये क्या पॉसिबल होता अगर वहां के जो लेफ्टिनेंट मेजर्स हैं, वहां के जो जर्नल्स हैं, उनको नॉलेज ना होती ज्योग्राफी की? नहीं, पॉसिबल ही ना हो पाता। तो ज्योग्राफी प्ले रोल इन दी आर्म्ड फोर्सेस आल्सो, मतलब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड सेम गोज विद दी सीएपीएफ आल्सो, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एसएसबी, बीएसएफ, वो सभी ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए तो अपने आप को तैयार करती हैं, रेडी करती हैं, ताकि जो कोई ना कोई इंट्रूडर आते हैं उनके ऊपर कब्जा किया जाए। सेकेंड इज environmental मैनेजमेंट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द environmental मैनेजमेंट? अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट में इकोलॉजी से क्या लेना देना? बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ द बायो ज्योग्राफी। सो जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की, आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि वन एग्जांपल इज ग्रेट बैरियर रीफ। अब ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ कोरल्स हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के साइड पे सबसे दुनिया में सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ्स हैं जो कि प्रेजेंट है। अब कोरल्स क्या होते हैं वो आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, सो दैट वी विल कवर इन दैट। तो बेसिकली ये जो सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोरल्स, तो हुआ क्या वहां पे? जो कहीं जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं उन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया के आसपास में, जैसे मान लो ये कोरल रीफ्स हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ? वहां पे स्टार फिश का प्रमोशन शुरू कर दिया। स्टार फिश होता है ना, जो स्टार की शेप में फिश होता है, ठीक है, उसको स्टार फिश बोलते हैं। तो वो क्या वो लोकल था ये स्टार फिश? नहीं, ये बाहर से किसी देश का लेके आए स्टार फिश और यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसने क्या किया? इसने अपनी पॉपुलेशन को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर लिया। अब जब इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जब ये मल्टीप्लाई हुआ, तो जो कोरल रीफ्स थे, हमने देखा कि धीरे धीरे हम इन्होंने फिगर आउट किया रिसेंटली कि कोरल रीफ्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होनी शुरू हो गई ड्यू टू दिस स्टारफिश। मतलब जो एलियन स्पीशीज है, इनको बोलते हैं एलियन स्पीशीज, उसको बोलते हैं जो बाहर से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जो लोकल एरिया में नहीं पाई जाती। ठीक है।
अब एलियन स्पीशीज को जब हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से क्या हुआ, कोरल रीफ्स खत्म होना शुरू हो गए। अब कोरल रीफ्स का बहुत बड़ा रोल होता है, हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में कि कोरल रीफ्स का बहुत बड़ा रोल होता है इन्वायरमेंट को बचाने में। अब यहाँ पे क्या हो गया, कोरल रीफ्स खुद डीकलर होने लग गए। तो दिस वाज द इशू। तो हम अगर उनको पता होता है, ज्योग्राफी की नॉलेज होती कि एलियन स्पीशीज को नहीं इंट्रोड्यूस करना, इन्वायरमेंट की नॉलेज होती, तो ऐसा कभी ना होता, तो ये जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लेते। अब जब उन्होंने देखा देखा कि जो यहाँ पे स्टारफिश जो है, जो एलियन स्पीशीज है, जब भी इनको पता लगा, तब इन्होंने इस पे एक्शन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे देखा है कि रिकवर रिकवर करना शुरू कर गए हैं ये कोरल रीफ्स। नेक्स्ट स्कोप की अगर हम बात करें, दैट इज वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ज्योग्राफी में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। अब कहाँ पे वाटर के रेजर्वायर्स हैं, कहाँ कितना ग्राउंड वाटर का लेवल है, वो सारा हम किस में देखते हैं, वो ज्योग्राफी की मदद से ही तो आइडेंटिफाई करते हैं ना। ठीक है, कहाँ पे वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं, कैसे हमने एक रिवर को दूसरे रिवर को इंटरलिंकिंग रिवर के प्रोजेक्ट्स करने हैं, ताकि जो सारे फार्मर्स को बेनिफिट हो, कैसे कहाँ से एक ए पॉइंट से बी पॉइंट में कोई कनाल निकालना है, ठीक है, जिसको नहर बोलते हैं। तो वो सारा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट किसकी मदद से करते हैं, ज्योग्राफी की मदद से ही करते हैं। ठीक है, जैसे अब रिसेंटली बताया गया कि पंजाब वेल ऑन द वे टुवर्ड बीइंग ए डेजर्ट स्टेट इन 25 ईयर्स। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा वाटर टेबल है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये सारे का सारा कैसे पॉसिबल हुआ, ज्योग्राफी ने तो आइडेंटिफाई करके बताया कि हाँ, इस एरिया में कमी हो रही है, इस एरिया में सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है और पानी का लेवल कम हो रहा है। सो दिस इज द स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी। अनदर वन इज डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर को मैनेज करना। जैसे मैंने शुरू में ही एग्जांपल बताई, जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया के डीएम बन जाओगे, आपको जब तक उसके इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता होगा, लोकल सिचुएशन के बारे में नहीं पता होगा, आपको पता नहीं होगा कि केरला में फ्लड्स आते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस रिवर के ऊपर ध्यान देना है, आपको पता नहीं होगा कि महाराष्ट्र में ड्रोट्स आ सकते हैं ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, वाटर क्राइसिस आ सकते हैं, तो क्या आप डिजास्टर को मैनेज कर लोगे, नहीं करो। तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्लाइड को पोस्ट करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन से डिजास्टर हैं जिनको मैनेज करते हैं। यहाँ पे नेचुरल भी है और मैन मेड भी है, वो सारे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले टॉपिक्स तक लिमिटेड नहीं है, मीटरोलॉजी में भी है ज्योग्राफी का स्कोप। नाउ हाउ कम मीटरोलॉजी, सो बेसिकली ज्योग्राफी में हम क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी में यही तो पढ़ते हैं कि कैसे कहाँ से रेनफॉल आ रही है, मानसून कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से रेनफॉल के आगे प्रोसीड करेगी पूरे के पूरे भारत में, इस बारी रेनफॉल कम है ज्यादा है, वो किसका पार्ट है, वो इसी का तो पार्ट है, ज्योग्राफी का ही तो पार्ट है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, उसके भी क्वेश्चन कौन देगा, मीटरोलॉजी में ज्योग्राफी की मदद से तो दिया जाएगा वो सारे के सारे आंसर्स। तो अनदर वन इज प्लानिंग। अब व्हाट इज प्लानिंग, अब हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे प्लानिंग करके, जो ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने प्लान करना है कि किस तरीके से रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, किस तरीके से हमने कोल की माइनिंग करनी है, हमने कैसे स्टील इंडस्ट्रीज को आगे प्रमोट करना है, कैसे रॉ मटेरियल निकालना है, कैसे हमने जो हमारा एडिबल ऑयल है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, वो सारी प्रॉब्लम प्लानिंग किसका पार्ट है, वो ज्योग्राफी की मदद से बिना नहीं हो सकता। जब तक आपको एक पर्टिकुलर एरिया के पोटेंशियल के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप वहां से कुछ बेनिफिट नहीं ले सकते। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू नो मोर अबाउट द ज्योग्राफी इन द प्लानिंग। तो इसके अलावा बहुत सारे अदर वेरियस सेक्टर्स में भी, सोशल साइंसेज में भी इसका स्कोप है। जैसे आप देख सकते हो आराम से स्लाइड को स्कोप कर स्लो करके, जैसे ये नीचे वाली साइड पे क्या लिखा हुआ है, जो ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं, और ऊपर वाली साइड पे क्या लिखा हुआ है, जो साइंस है, तो जो पर्टिकुलर साइंस है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी, जैसे अभी मैंने बात करी, क्लाइमेटोलॉजी की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, मेट्रोलॉजी के बारे में जांच पा रहे हैं। ठीक है, जो ज्योग्राफी का पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी, इसकी मदद से हम मेट्रोलॉजी में के जो इश्यूज हैं उसको सोल्व कर पा रहे हैं। ओशनोग्राफी की मदद से हम हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ पा रहे हैं। तो ओशनोग्राफी किसका हिस्सा है, ज्योग्राफी का हिस्सा है, और मदद किसको कर रहा है, हाइड्रोलॉजी को भी मदद कर रहा है। सॉइल ज्योग्राफी किसको मदद कर रही है, पीडियोलॉजी सब्जेक्ट को मदद कर रही है। तो ऐसे जितने भी सारे सोशल साइंसेज हैं, इनको ज्योग्राफी जो है मदद कर रही है। तो वी नीड नॉट टू नो ऑल अबाउट, बट हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ज्योग्राफी का भी हर जगह यूज है। ठीक है जी। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांचेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है। मैंने ज्योग्राफी का सब्जेक्ट तो शुरू करवा दिया, बट आपको ब्रांचेस के बारे में पता नहीं है, तो दैट इज आल्सो वन थिंग वी हैव टू कवर।
तो ब्रांचेस की अगर हम बात करें, बेसिकली ज्योग्राफी की तीन ब्रॉड ब्रांचेस हैं जिसको हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी जिसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी बोल देते हैं, थर्ड वन इज बायो ज्योग्राफी। नाउ विल टॉक अबाउट ऑल ब्रीफली। सो फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो इसके आगे बहुत सारे ब्रांचेस को आगे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें। फर्स्ट इज जियोमॉर्फोलॉजी। नाउ व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? सो इसके अंदर हम जो हमने लैंड फॉर्म्स की बात करी थी, अलग अलग माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड ऑल, उसको हम स्टडी करेंगे कि उसको वो कैसे बना। ठीक है, अब नॉट ओनली स्टडी देयर एवोल्यूशन, ठीक है, उनके उनके रिलेटेड कोई भी प्रोसेसेस हैं उनको भी देखेंगे। तो दैट इज कवर्ड अंडर जियोमॉर्फोलॉजी। मतलब जब भी हम लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे तो आपने क्या करना है, अपने दिमाग में खुद ही एक बॉक्स बना लेना है कि हाँ ये तो जियोमॉर्फोलॉजी के रिलेटेड है। तो है किसका पार्ट? जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी के रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट की तो दैट इज क्लाइमेटोलॉजी, जो हमने बोला अभी रिसेंटली के मेट्रोलॉजी की में भी यूज होता है। नाउ हाउ कम क्लाइमेटोलॉजी इज हेल्पफुल, इज द पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी? अगर हम बात करें तो क्लाइमेट किससे बनता है? क्लाइमेट जो हमारे अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है उसी से तो क्लाइमेट बनता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हीट जोन्स कैसे बने, किस तरीके से जो है लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया बना, वो सारे का सारा क्लाइमेटोलॉजी में तो हम पढ़ते हैं। उसी से तो हमें पता लगेगा कि एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया में क्लाइमेट क्यों है, कैसा है। उसी से तो पता लगेगा कि इस साल जो है गर्मी ज्यादा हुई या होगी, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो दैट ऑल इज डन इन दिस सब्जेक्ट क्लाइमेटोलॉजी। इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में, वेदर के बारे में, क्लाइमेट्स, क्लाइमेट टाइप्स, कितने टाइप्स के क्लाइमेट है, जैसे इंडिया भारत में तो हर तरीके का क्लाइमेट ही पाया जाता है। तो उस सारे वो क्लाइमेट टाइप्स में पूरे वर्ल्ड में कितने टाइप्स के क्लाइमेट है, कितने टाइम के क्लाइमेटिक रीजन्स पे बांटते हैं, वो सारे का सारा हम क्लाइमेटोलॉजी में करेंगे। और यू विल फाइंड आउट कि हम ये सारे का सारा एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी में ही ये कवर हो रहेगा सारे का सारा। नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजी की अगर हम बात करें, हाइड्रोलॉजी इज मच लिंक्ड अबाउट ओशियनोग्राफी और रिवर सिस्टम के बारे में, कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जितने भी मेन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है, ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, तो स्टडी दी वाटर ओवर सरफेस, जो सरफेस के ऊपर पानी है उसको हाइड्रोलॉजी में स्टडी करते हैं। इफेक्ट ऑन द लैंडफॉर्म, अब ये क्या है, इफेक्ट ऑन द लैंडफॉर्म का क्या मतलब है? जब हम देखेंगे ना कि जो लैंडफॉर्म है, मान लो कि कोई ओशन है, ओशन के अराउंड डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम देखेंगे कि आकृतियां सी बनी हुई है, स्टोन्स की आकृतियां बनी हुई है, वो ऐसा क्यों हुआ? वो क्लिफ, वो अलग अलग फीचर्स क्यों बने, बीच क्यों बना, सैंडी क्यों बना? तो दैट इज ऑल ड्यू टू दिस प्रोसेसेस, जिसके जो कि पानी कारण होते हैं। वी विल सी, वो वेदरिंग में हम देखते हैं कि किस तरीके से कोई अलग लैंडफॉर्म बना। तो वी कवर इन दिस। उसके अलावा इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ। अब हाउ कैन वाटर इफेक्ट द ह्यूमन लाइफ? जो ओशन है या कोई रिवर सिस्टम है, वो कैसे इफेक्ट कर सकता है ह्यूमन लाइफ? तो आप जैसे, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जितनी भी मेजर रिवर्स हैं, जितनी भी मेजर सिटीज हैं, सॉरी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या मेजर सिटीज हैं, वो किसी ना किसी नदी के किनारे बनी होगी। ठीक है, या और ऐसा क्यों? क्योंकि नदी का बहुत बड़ा रोल है, क्यों? क्योंकि वो पानी प्रोवाइड करता है, वो एक काइंड ऑफ सीवेज सिस्टम प्रोवाइड कर देता है, सो दैट एक सिटी को कैटर किया जाए, सिटी की नीड को कैटर किया जाए, वो पानी की नीड को कैटर किया जाए। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, अब गोवा इतना पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट क्यों है? ठीक है, लोगों के साथ उसका क्या लेना देना, क्यों ह्यूमन लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं वहाँ के लोगों को? तो बेसिकली वहाँ पे बीचेस वगैरह हैं, लोग वहाँ पे इंजॉय करना जाते हैं, वहाँ के ओशन को इंजॉय करना चाहते हैं, बीचेस को इंजॉय करना चाहते हैं। तो दैट इज द रीजन, दैट इज हाउ इट अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉइल ज्योग्राफी। ये भी किसका पार्ट है? फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है सॉइल ज्योग्राफी। तो सॉइल फॉर्मेशन, कैसे सॉइल बनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल क्या है, कौन कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन, ये सॉइल, ये सारी की सारी सॉइल कैसे बनी, किस तरीके से बनी, और कौन से कलर हैं, क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं इस पर्टिकुलर सॉइल में, वो सारा हम इस सॉइल ज्योग्राफी में कवर करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज ह्यूमन ज्योग्राफी। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? पॉपुलेशन सेंसस।
पॉपुलेशन सेंसस में क्या आ जाता है कि किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन मेल है, कितनी फीमेल है, जिसको हम सेक्स रेशियो बोल देते हैं। देन इसके अंदर पर्टिकुलर रीजन का भी आ सकता है कि कौन से रीजन के लोग कहाँ पे रहते हैं, या इसके अंदर ये भी आ सकता है कि एमएमआर कितना है, मोर्टेलिटी रेट जिसको हम बोल देते हैं। तो वो सारे हम पॉपुलेशन सेंटर में वो पैरामीटर्स हैं वो कवर करते हैं। एक ह्यूमन पॉपुलेशन की जो जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम बोल देते हैं, कितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो सारा किसके अंदर कवर होता है, दिस ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। इसके अलावा ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, कितने परसेंट लोगों का नॉर्थ इंडिया में, कितने परसेंट लोगों का एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन है, और कौन सा ऑक्यूपेशन है लोगों का, ठीक है, वो सारा। नॉट ओनली, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इंडिया से किसी और कंट्री की माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनली भी। जैसे हमने देखा ना कि माइग्रेशन क्राइसिस आ गए थे ड्यूरिंग द कोविड, जितने भी हमारे लेबर क्लास पॉपुलेशन थी उन्होंने माइग्रेट किया अपने अपने घरों को वापस, दिल्ली वाली एरिया से, नॉर्थ इंडिया के और एरिया से अपने घरों की तरफ माइग्रेशन चल दी है, वो माइग्रेट कर दिए। तो दैट ऑल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट इज बायो बायोग्राफी। दिस थर्ड पार्ट जो कि हमने देखा, दैट इज बायोग्राफी। सो इट इज इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी? आपको पता लग गया कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। नाउ अब जो उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है दैट इज बायो ज्योग्राफी। अब कैसे कनेक्ट, किस तरीके से? बायो ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन को। जैसे कि अब फिजिकल फीचर क्या बताएगा कि कौन सी वेजिटेशन किस एरिया में पाई जाती है, ठीक है, कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किस जगह पे पाई जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट किस जगह पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट किस जगह पाए जाते हैं। तो दैट इज द नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। अब इसमें ह्यूमन एलिमेंट का क्या रोल आ गया कि ह्यूमन लोगों ने जो है डिफोरेस्टेशन तो नहीं कर दिया, डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या उस एरिया की नेचुरल वेजिटेशन को खत्म तो नहीं कर दिया? तो दैट इज पार्ट ऑफ द बायो जियोग्राफी। तो नेचुरल वेजिटेशन जो पढ़ेंगे हम पूरे के पूरे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी, तो दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बायो जियोग्राफी। देन एनिमल्स के बारे में, ठीक है, फ्लोरा एंड फोना बोथ, फ्लोरा बोल देते हैं इस नेचुरल वेजिटेशन को, प्लांट्स को, एंड फोना बोल देते हैं एनिमल्स को। अब एनिमल्स के साथ कैसे ह्यूमन बींग का कंफ्लिक्ट होता है, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लायंस वगैरह हैं, वो क्यों जो फॉरेस्ट के आसपास जो लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज इंटरफेस बिटवीन दी फिजिकल एंड दी ह्यूमन ज्योग्राफी। अब उसको किस तरीके से पढ़ना है, हमने देखना है कैसे मैनेज करना है उन नेशनल पार्क्स को, वो जो एरिया फ्रिंज एरियाज हैं, वो सारा हम बायो ज्योग्राफी में करते हैं। इसके अलावा इकोलॉजी, इकोलॉजीज जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट रहते हैं उनका हैबिटेट होना, उस साइंस को बोलते हैं, उस साइंस की स्टडी को करना, उनके हैबिटेट को स्टडी को करना बोलते हैं इकोलॉजी। वो भी बायो जियोग्राफी का पार्ट है। उसके अलावा इन्वायरमेंट। सो दिस ऑल इज दिस ऑल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बायो जियोग्राफी। ओके, तो एज ए प्रोमिस के सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, बात करेंगे कि व्हाट इज ज्योग्राफी। अब आई होप आपको एक क्लैरिटी होगी, आपके दिमाग में इमेज बन गई है कि ज्योग्राफी है क्या एक्चुअल में। नाउ विल कम बैक टू दी एनसीईआरटी पोर्शन, जो कि हमारा एम है, जो कि हमने एनसीईआरटी बैच कंप्लीट करना है। और ट्रस्ट मी, जैसे जैसे जब तक आपको एक बेस नहीं फॉर्म होता, जब तक तब तक आप एनसीईआरटी जल्दी से कवर कर ही नहीं सकते। नाउ यू विल फिगर आउट कि आपको एक फेमिलियरिटी हो गई है ज्योग्राफी से कि ज्योग्राफी है क्या, यू विल बी एबल टू डू दिस। तो सबसे पहले हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की बात करते हैं। उसके अंदर द अर्थ आवर हैबिटेट टेक्स्ट बुक इन द ज्योग्राफी क्लास 6। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आई अश्योर यू कि आपको बाय करने की, कोई भी एनसीईआरटी बाय करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई प्रॉमिस यू कि हम सारे के सारे कंसेप्ट और सारे के सारे फैक्ट्स इसी के अंदर कवर करेंगे, हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। सो नीड नॉट टू बाय दैट, ठीक है। यू विल फाइंड फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन द आफ्टर 15 डेज, आपको पता लगने लग जाएगा कि सारे का सारा कुछ कवर हो चुका है, हमने कुछ भी कोई फैक्ट मिस नहीं किया, कोई कंसेप्ट मिस नहीं किया। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एनसीईआरटी, इस एनसीईआरटी में कौन कौन से मेन हमारे चैप्टर्स हैं उसकी तरफ नजर मारते हैं जल्दी से। पहले तो
सबसे पहले अर्थ इन सोलर सिस्टम। अब अर्थ इन सोलर सिस्टम, पहले तो इस चैप्टर के अंदर क्या कवर करेंगे? सबसे पहले विल फिगर आउट के सोलर सिस्टम है क्या। सोलर सिस्टम को जानने से पहले विल फिगर आउट के यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है। देन कम्स दी आवर छोटा सा सोलर सिस्टम। उन सोलर सिस्टम में भी अब अर्थ क्या है उसके बारे में। अब सोलर सिस्टम में और क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे इंपोर्टेंट क्या प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है, उसके बारे में देखेंगे, उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे, कैसे बना सन, स्टार्स क्या है, वो सारे का सारा जो है इस कंसेप्ट जो है वो अर्थ इन दी सोलर सिस्टम चैप्टर में हम देखते हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत ही माइन्यूट सी अगर हम देखें एनसीईआरटी में तो बहुत ही कम इसके अंदर पोर्शन दिया हुआ है, बट सो दैट आपको वो कम जो पोर्शन दिया हुआ आपको फैक्ट्स ना ले गए, तो मैं आपको कंसेप्ट जो है वो बहुत ही डिटेल में आपको कवर कराऊंगा, सो दैट आपका कुछ कोई भी चैप्टर का मिस ना हो। उसके अलावा कौन कौन से चैप्टर है, ग्लोब एंड द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड, आप अपने नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में। अब ग्लोब चैप्टर में क्या कवर करेंगे, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली विल फाइंड आउट, जब मैं आपको ग्लोब के बारे में बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूड क्या है, जैसे ये दीज लाइंस आर द लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स क्या है, वो सारे के सारे जो ये ऐसे पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, दीज आर द लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये वाली लाइंस इस तरीके से, जैसे खरबूजा काटते हैं ना हम, तरबूज काटते हैं, उस तरीके से इसको लॉन्गिट्यूड्स बोल देते हैं। ये है हमारा प्यारा अर्थ। ठीक है, ये पूरे का पूरा, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और इससे रिलेटेड क्या है, अब बेसिकली क्या है, लेटीट्यूड से क्या बनता है, हीट जोन्स। हम देखेंगे कि अलग अलग हीट जोन में अर्थ को बांटा हुआ है। ऊपर किसी अलग तरीके का हीट जोन है, ऊपर आपको पता होगा कि कनाडा साइड पे इतनी ठंड क्यों है, ठीक है, और नीचे इंडिया साइड पे गर्मी क्यों है। वो सारे हीट जोन जो अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है, वो क्यों बन रहे हैं, लैटिट्यूड की वजह से तो बन रहे हैं। दीज पैरेलल लाइंस आर लैटिट्यूड्स। अब यहाँ पे अलग तरीके का टेम्परेचर जोन है, यहाँ पे अलग तरीके का, ऐसा क्यों है, ये सारा हम किस में कवर करेंगे, इस ग्लोब वाले चैप्टर में। नो डाउट इस एनसीईआरटी में इन्होंने इतनी डिटेल में नहीं कवर किया, वी विल कवर दैट। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड्स की वजह से, दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स की वजह से कैसे हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम बनता है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। सो दिस इज द ग्लोब चैप्टर। देन नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, दैट इज मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस बेसिकली अगर हम देखेंगे चार तरीके के मोशन होते हैं, वो हायर एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, बट इस एनसीईआरटी में हमने दो तरीके के मोशन ही कवर करने हैं, दैट इज रोटेशन मोशन, रेवोल्यूशन मोशन। ठीक है, तो ये कि अब रेवोल्यूशन के साथ भी इक्विनोक्स क्या है, सोलिस्टिस क्या है, ये सारे का सारा कवर करने का। ठीक है, देन मैप्स, किस तरीके के मैप्स को हमने देखना है, पढ़ना है, क्या क्या है मैप के अंदर, वो सारे बेसिक डिटेल्स इसमें कवर करेंगे। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो मेजर डोमेन्स का क्या मतलब है, कौन से अर्थ के मेजर डोमेन्स क्या हैं, वो जानेंगे। अब बात आपको पता है कि अर्थ में मेन क्या प्रेजेंट है, लैंड प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, हवा प्रेजेंट है। अब लैंड से क्या बन गया, लिथोस्फीयर, वाटर से बन गया हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर बन गया एयर से बन गया, एंड देन जब जहां पे तीनों इंटरफेयर करते हैं उसको बायोस्फीयर बोल देते हैं। सो इसके मेजर डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। देन मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, प्लेन्स, माउंटेन्स, जैसे मैंने बताया था ना लैंड फॉर्म्स, वही वाले लैंड फॉर्म, वो अलग अलग। देन आवर कंट्री, इंडिया के बारे में देखेंगे, कहाँ पे कितनी लोकेशन है, कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड करता है इंडिया, एक्चुअल में ग्लोब में कैसा दिखता है इंडिया, वो सारा इसके अंदर विल स्टडी। ज्योग्राफिकल डिविजन्स के बारे में देखेंगे इंडिया की, इंडिया की क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, किस तरीके के क्लाइमेट पाया जाता है, कब कब समय में, किस किस समय में, कौन कौन से समय में कौन कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है। फिर इससे रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड मानसून है। ठीक है, वेजिटेशन की बात करेंगे कि कहाँ कौन कौन सी वेजिटेशन होती है इंडिया में। देन वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, फॉरेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो सारे, ये आप नोट कर सकते हैं। हमारे जो जो हमारे इंडिया में इन पांच तरीके के फॉरेस्ट को पाया जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, श्रब्स, माउंटेन, मैंग्रोव्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट माने जो जहाँ पे रेन होती है इंडिया में, वहां पे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब ट्रॉपिकल का मतलब जहाँ पे वार्मथ है, गर्मी है। ठीक है, जो गर्मी के साथ साथ जहाँ पे रेन हो रही है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, जहाँ पे गर्मी तो है पर रेन नहीं है, वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस। देन श्रब्स, ठीक है, देन माउंटेन, जो माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स,
ठीक है, जो हम देखेंगे वेस्ट बंगाल साइड पे, वेस्ट साइड पे, कहाँ कहाँ पे, वो सारा। तो दिस ऑल वी विल कवर। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो ये है हमारा प्यारा सोलर सिस्टम। दिस इज सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। अब प्लूटो नहीं है, ठीक है, ये बता दूं, प्लूटो इज ड्वार्फ प्लैनेट। तो ये 8 ही हैं जो हमारे क्या है, प्लैनेट है। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सन है, ये 8 प्लैनेट्स हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बॉडीज हैं। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट दोज बॉडीज। तो सोलर सिस्टम में सीधा तो क्यों पहुंचेंगे, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी में वो वहां पे तो उन्होंने सीधा ही बात करी है सोलर सिस्टम की। क्या सोलर सिस्टम में सीधे ही पहुंच जाए? नहीं। सोलर सिस्टम जानने से पहले हम जानेंगे यूनिवर्स क्या है। ठीक है। तो बेसिकली पूरी का पूरा स्पेस, ठीक है, जिस अब यूनिवर्स एक्चुअल में है क्या, बेसिकली यूनिवर्स जिसको हम ब्रह्मांड भी बोल देते हैं बेसिकली। तो इसके अंदर कंपोनेंट्स की बात करें, इसके अंदर है पूरे के पूरे एटम्स। अब मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा कि जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो सारे का सारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज एटम्स। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल मैटर। नॉर्मल मैटर के अंदर क्या क्या जाता है, सारे एटम्स, मतलब एटम से ही तो हर चीज बनी है, मैं भी एटम से बना हूँ, देन ये बोर्ड भी एटम से बना है, हर चीज एटम से बनी है, हर चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है। तो ये सारे के सारे जो हम हैं, जो देख पा रहे हो फिजिकल मैटर, दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ठीक है, जो जो मिलके एटम्स बना लेते हैं, और एटम्स मिलके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं या मास बना लेते हैं। सो नॉर्मल मैटर के अंदर फर्स्ट पार्ट इज नॉर्मल मैटर, यूनिवर्स का फर्स्ट इस कंपोनेंट इज नॉर्मल मैटर। देन डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। अब डार्क एनर्जी, डार्क मैटर क्या है, इसके बारे में अभी अभी तक नहीं पता। ठीक है, मतलब ये क्या असली में ऐसा ही कंसिस्ट है, या असली में हमारा यूनिवर्स इन्हीं 3 चीजों से बना हुआ है? तो इसका जवाब है कि वी डोंट नो। ठीक है, वी डोंट नो कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है। इसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अभी भी साइंटिफिक जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं लगे हुए हैं इसके बारे में जानने के लिए कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का क्या रोल है। तो बेसिकली अभी तक जितनी रिसर्च है, उन्होंने ऐसा कहा है, मतलब थॉट टू कंसिस्ट ऑफ, इट नॉट कंसिस्ट ऑफ, इट्स थॉट, कि ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल मैटर जो है सिर्फ 5% के पास है, और बाकी सारा यूनिवर्स कितने, 95% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना हो। सो दिस इज द थिंग अबाउट द यूनिवर्स। तो जो हम मतलब कि यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मिल्की वे, मतलब एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। अब गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, उसमें से हमारा एक सोलर सिस्टम है। ठीक है। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर पता नहीं कितने ही सोलर सिस्टम होंगे, मतलब एक यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, उसमें से एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसमें कि हमारा प्यारा सोलर सिस्टम है। अब उस सोलर सिस्टम में भी हमारा एक छोटा सा गोला जिसको हम अर्थ बोल देते हैं, और उस अर्थ में भी एक आप छोटे से अपने घर पे या अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं ये। ठीक है। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स किस तरीके से किस किस चीजों से बना हुआ है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये सारा कुछ। पहली बात तो ये जानने से पहले कि एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स, बना कैसे, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं बिग बैंग थ्योरी। जो हमारी ये वाली एनसीईआरटी है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें बिग बैंग थ्योरी का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे बाद में। तो बिग बैंग थ्योरी दी किसने, जॉर्ज लिमेट्रे ने दी। ठीक है, ये थ्योरी के बारे में। तो बेसिकली कहा क्या गया जो इस बिग बैंग थ्योरी में, कहते कि जितना का सारा जो मास है, ठीक है, वो एक जगह सबसे पहले तो कंसंट्रेट हो गया, मतलब एक पी के दाने जितना बन गया। मतलब जितना सारे का सारा ब्रह्मांड है, जितना मैटर, जितना एनर्जी, सारे का सारा एक पी के दाने जितने, ठीक है, पी के दाने के अंदर समा गया। अब जब वो समा गया, उसके अंदर कितना हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, कितना हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ, देन इट एक्सप्लोडेड। जब वो एक्सप्लोड करता है, उसके बाद हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन होती है। जब वो एक्सप्लोड करता है, इनिशियली क्या होते हैं, इनिशियली जो पार्टिकल्स हैं वो भी करते हैं अलग अलग, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जो मैंने बोला। फिर वो धीरे धीरे करके एटम्स बनने शुरू होते हैं। एटम्स में भी हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारा बनता है। फिर उससे धीरे धीरे बन के सारे के सारे स्टार्स फॉर्म होने शुरू होते हैं। हम पढ़ेंगे डिटेल में कि स्टार कैसे फॉर्म होते हैं।
देन स्टार्स के बाद देन व्हाट हैपेंस इज वैसे ही हमारे प्लैनेट्स भी फॉर्म होते हैं. तो दिस इज अबाउट द यूनिवर्स के कैसे फॉर्मेशन हुआ. तो बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन दिस फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स. अब यूनिवर्स में है क्या. यूनिवर्स में बेसिकली क्या है, गैलेक्सीज हैं. गैलेक्सीज के अंदर करोड़ों स्टार्स प्रेजेंट हैं, करोड़ों सोलर सिस्टम, बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम प्रेजेंट है. ठीक है, तो देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. आप ये सोच लो कि एक यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. और हमें तो ये भी नहीं पता कि क्या सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्स है. ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ब्रह्मांड हों. अब ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ कि एक यूनिवर्स ही है, तो बहुत सारे ब्रह्मांड भी हो सकते हैं. तो दिस वाज अबाउट द यूनिवर्स. अब आगे बात करते हैं. यूनिवर्स जो है उसके अंदर हमने बात की कि गैलेक्सीज होती हैं. उसके अंदर भी मैंने बताया कि जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी. तो गैलेक्सी है कि एक्चुअल में, तो बेसिकली गैलेक्सी इज कंप्राइजेस ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट क्लाउड एंड गैसेस. मतलब इन तीनों चीजों से मिलके क्या बनती है हमारी गैलेक्सी. जो लेट अस से एग्जांपल, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो किससे बनी हुई है. उसके अंदर क्या है, स्टार्स है. यहाँ क्या है, डस्ट क्लाउड. अब डस्ट क्लाउड किससे बना हुआ है, कार्बन से या सिलिकेट से. इन दोनों से डस्ट क्लाउड बना हुआ है. अब क्या है, और क्या है, गैसेज है. मतलब इन तीनों को मिला के क्या बनता है, हमारा गैलेक्सी बनता है. बिलियंस ऑफ स्टार्स, ये याद रखना. अब जो हमारे एनसीईआरटी में जो बताया गया है, इन द एशियंट टाइम इट वाज इमेजिन्ड टू बी द रिवर ऑफ द लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. अब ये किसके बारे में बात की है, ये इन्होंने बात करी है मिल्की वे गैलेक्सी को. तो इसीलिए क्योंकि ये ऐसा लगता था कि जैसे एक नदी की धारा बह रही है, मतलब एक नदी बह रही है, लाइट बह रही है, मतलब के नदी के रूप में एक लाइट बह रही है. ऐसा देखा जब हमने, तो इसको नाम क्या दिया एशियंट टाइम में. जब हमारे जो विद्वान है, जो हमारे साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने देखा तो उसको इन्होंने नाम दिया आकाश गंगा. ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी को क्या बोला गया, आकाश गंगा बोला गया. तो बेसिकली तीन टाइप की गैलेक्सीज होती हैं. मिल्की वे इन तीनों में से हम देखेंगे कौन से टाइप की है. तो इसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है. इन टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज के बारे में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है. बट स्टिल ये जानना जरूरी है. क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इससे पूछ लेते हैं कि इससे यूपीएससी क्वेश्चन आया हुआ कि इरेगुलर गैलेक्सी कौन सी होती है, उसके फीचर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ. ठीक है, तो बेसिकली इरेगुलर गैलेक्सी है क्या, एनजी का मतलब नॉट गिवन. ठीक है, तो इरेगुलर गैलेक्सी है क्या बेसिकली. तो मैक्सिमम स्टार्स टेक बर्थ हियर. जितने भी स्टार्स का बोर्न होते हैं, हम देखेंगे अभी कि स्टार कैसे बनता है. तो उसके सारे मैक्सिमम स्टार्स कहाँ पे बर्थ करते हैं, इरेगुलर गैलेक्सी में बर्थ करते हैं. देन कम्स एलिप्टिकल गैलेक्सी. अब जो लार्जेस्ट इन शेप, मतलब कि जो गैलेक्सीज लार्जेस्ट इन शेप होते हैं, ये हैं, देखो कितनी लार्ज शेप है. अब वो इरेगुलर क्या है, इधर इरेगुलर शेप के अंदर है ये गैलेक्सी, इसलिए इसको इरेगुलर गैलेक्सी नाम दे दिया. ये एलिप्टिकल शेप में है तो इसको एलिप्टिकल गैलेक्सी दे दी. तो लार्जेस्ट शेप वाली गैलेक्सीज कौन सी होती हैं, ये एलिप्टिकल, ये इसका फीचर है. देन कम्स जो हमारी मिल्की वेव है. मिल्की वे क्या है, दैट इज स्पाइरल गैलेक्सी. ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी की टाइप है मिल्की वेव. और ये ऐसी दिखती है हमारी मिल्की वेव जो है. इसको डिस्क शेप भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि ये देखो ना डिस्क लग रही है ना, तो इसलिए इसको डिस्क शेप भी बोल देते हैं इस गैलेक्सी को. तो दीज वर द थ्री टाइप्स. ये 11th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है ये. तो नाउ एज आई टोल्ड यू कि एक गैलेक्सी में क्या होता है, बहुत सारे स्टार्स होते हैं. अब वो स्टार जो है वो फॉर्म कैसे हुए, इसके बारे में देखते हैं. बहुत ही नटशेल में देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो जो ग्रीन कलर से मैंने किया होगा, दैट मीन्स कि उसको एनसीईआरटी ने बहुत कम कवर, उसमें कवर नहीं है एनसीईआरटी में. ये इसलिए बता रहा हूँ सो दैट जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसको आप इजीली आप समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ. ठीक है, अगर अगर मैं सीधा आपको फैक्ट परोस दूंगा तो जो आपको फिर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्टार फॉर्म कैसे होते हैं. ठीक है, मैं वही चीज एक्स्ट्रा करवाऊंगा जिसका आगे लिंक्ड है, जिसका आगे एनसीईआरटी के साथ लेना देना है, और वो ग्रीन कलर में मैंने रखा होगा. ठीक है, ये याद रखना, जो भी ग्रीन कलर में होगा इट मीन्स वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल इट्स रेलेवेंट. तो इसको जानने से पहले कि स्टार्स बने कैसे, मतलब एक गैलेक्सी में जो स्टार्स हैं वो बने कैसे, हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी जानने की जरूरत है. तो लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है, जैसे मान लो दिस इज वन मास, दिस इज सेकंड मास, ये दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं. दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड ईच अदर. दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी. अब इसका स्टार्स बनाने में क्या रोल रहा है.
तो बेसिकली जो हमने डस्ट क्लाउड्स की बात करी ना, वो ही कॉस्मिक जो डस्ट है उसी का यहाँ पे रोल है। जो गैस है, जो डस्ट है, उसका रोल है। तो जो क्लाउड्स थे, गैशियस क्लाउड्स थे, मतलब बड़े बड़े, आप मान के चलो बड़े बड़े क्लाउड्स, गैस के बादल, ठीक है, वो जब आपस में जुड़े, मतलब बड़े बड़े मास के, जो मान लो ये एक बड़े मास का बादल है और ये एक बड़े मास का बादल है, जब आपस में जुड़े, देन क्या हुआ, वो आपस में जब एक तरफ एक दूसरे की तरफ आए, तो प्रोसेस क्या हुआ मैं अभी आपको शो करता हूँ। जैसे मान लो ये यहाँ तो सिंपल एक बड़े बड़े मास के बादल पड़े हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके आए। जब अट्रैक्ट होके आए, इनका क्या शुरू हो गया, रोटेशन होना, मतलब ये जब ये गैसेस का क्या हो गया, रोटेट करना शुरू हो गया, ये मतलब जब एक दूसरे की तरफ आए, जब ये रोटेशन शुरू हो गई, इनकी जो डेंसिटी है, जो ये मास की जो डेंसिटी थी, इसके अंदर गैसेस की डेंसिटी थी, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। जब वो इंक्रीज और ज्यादा हो गई, उसको हम बोलते हैं नेबुला। मतलब पहले क्या थे, क्लाउड्स थे, सिंपल बादल थे। बादल क्या हुए, एक दूसरे की तरफ जब टकराए, तो बहुत ही प्रेशर, हाई टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसका, ठीक है, प्रेशर भी हाई हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है ना, तो वैसे ही ऐसा यहाँ पे हुआ, प्रेशर के साथ साथ फिर टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। तो एक दूसरे के अंदर समा गए और ये गोल गोल घूमने लग गई। जो ये गैसेस है गोल गोल घूमने लग गए, रोटेट करने लग गए। अब इससे क्या, जैसे जैसे चर्निंग होती है ना, जब हम मक्खन को रिड़कते हैं, जो चर्निंग होती है, वैसा सा प्रोसेस होने लग गया, ठीक है। अब उससे क्या हो गया, कोर फॉर्म हो गया। अब जब ये चर्निंग हुई, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, दिस के कोर फॉर्म हो गया, मतलब एक बीच में गैस का जो डेंसिटी है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया और आसपास कम रहा। तो इसको बोलते हैं कोर, इसको कोर ही बोलेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे कोर फॉर्म हो गया, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो उससे क्या हुआ फिर बेसिकली, यहाँ पे क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो गई। मतलब जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जब टकराया और यहाँ पे बहुत ही हीट प्रोड्यूस हुई, बहुत ही एनर्जी, हीट एनर्जी बाहर निकली, सो दैट इज कोर फॉर्मेशन। तो कितना टेम्परेचर हो गया, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पहुंच गया इस कोर के अंदर, जब ये स्टार फॉर्म होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज, इसी से फिर आगे और मतलब अब जब ये कोर था, आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सन बन जाएगा और इसके आगे ऑर्बिट्स बनने शुरू हो जाएंगे, जिसमें प्लैनेट्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी स्टार फॉर्मेशन में, इसको हम हायर क्लासेस में डिटेल में करेंगे, ठीक है। सो आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरीके से स्टार फॉर्म होते हैं। ये स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्लाउड्स, गैस के क्लाउड्स से आपस में अट्रैक्ट हुए, आपस में अट्रैक्ट होने के बाद नेबुला बनाया, ठीक है। तो नेबुला बनाने के बाद कोर फॉर्मेशन हुई। कोर में क्या हुआ, कोर में फ्यूजन रिएक्शन हो गई, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है वो हम साइंस में कवर करेंगे, ठीक है। सो कोर फॉर्मेशन हो गई। कोर फॉर्मेशन होने के बाद ऑर्बिट्स भी बन गए। अब ऑर्बिट्स क्या होता है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जाए, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में, जैसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, तो इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, या ये एलिप्टिकल भी हो सकता है, ये शेप भी हो सकती है इस ऑर्बिट की, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट फॉर्मेशन है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द टुडेस लेक्चर। इसको आप हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल हमारा आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। So if you like, so please press the like icon. And this was about today's lecture. And thank you. Subscribe our channel.